हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। हम पढ़ रहे थे इससे पहले चैप्टर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं, जिसमें से मैंने मोस्टली आपको पढ़ाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप, फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि फॉर्म था, जो कि टॉपिक था, जो कि हमारा रह गया था, वो कौन सा था? कंपनी। कंपनी अपने आप में ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसके बारे में कि कंपनी एक्चुअल में होता क्या है, और काफी लोगों को परेशान भी करता है क्योंकि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया नए नए फंडों से हम कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के बारे में पढ़ेंगे कंपनी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी वर्ड कहां से आया है, और कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी के बारे में आप इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 में कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं दी है। उनकी डेफिनेशन कैसी है? एक टेक्निकल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2030, कंपनी इज एन समथिंग इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कंपनी को वो इंस्टीट्यूशन बोलेंगे जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। आपको कुछ पल्ले पड़ा? नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मेरे भी नहीं पड़ा। अब आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और कंपनी के बारे में एक्चुअल में होते क्या है कंपनी, और फॉर्म कैसे होती है, उसके बारे में हम डिटेल बाय डिटेल आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बैक आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा टॉपिक का नेम, कि टॉपिक का नेम क्या है? कंपनी। अब सर कंपनी होता क्या है? कंपनी, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन पीपल्स, लोगों के एसोसिएशन को, लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। अब सर इस कंपनी का बिजनेस से क्या संबंध? देखिए, लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ काम के लिए तो इकट्ठे होते ही हैं, लेकिन अगर वो सारे लोग मिलकर एक बिजनेस करने लगे तो उसको कंपनी बोलते हैं। एक्चुअल में कंपनी जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड है। एज यू नो कि इंग्लिश एक अपनी खुद की लैंग्वेज, इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बाहर से लिए गए हैं। कुछ ग्रीक से, कुछ लैटिन लैंग्वेज से, कुछ स्पेनिश से, कुछ फ्रेंच से, सबको मिलकर एक इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई है ना। तो कंपनी में मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ पीपल, विच मींस, लैटिन वर्ड है, लैटिन में कंपनी का मींस होता है ईटिंग मील टुगेदर, साथ में खाना खाने को हम कंपनी बोलते हैं। और मोस्टली आप लोग भी बोलते हो कि अगर आप कहीं जा रहे हो और अपने फ्रेंड से बोलते हो कि आप मेरे साथ चलिए, कंपनी मिल जाएगी मेरे को, मींस आपका साथ मिल जाएगा। मतलब एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, लोग जो साथ रहते हैं, एसोसिएट होते हैं आपस में, उसको कंपनी बोलते हैं। और वही एसोसिएटेड लोग अगर कोई बिजनेस करने लगे, आ गए हम अपने टॉपिक पे, सारे लोग इकट्ठा होके, एक साथ होके बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन हुआ करता था, पार्टनरशिप में और जरूरत पड़ी बिजनेस की बढ़ाने की, तो पार्टनरशिप में हमने और पर्सन ले लिए। पार्टनरशिप के बाद हमने क्या लिया? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, हमें बिजनेस बढ़ाना ही है और लंबे लेवल का बिजनेस करना है, लार्ज स्केल का। तो फिर हमें क्या करना पड़ा? लोगों को और इकट्ठा करना पड़ा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। कंपनी में जैसे आपको मान के चलो, समझ में तो आई गया कि कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पीपल। ओके। और ये सब लोग मिलके अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको कंपनी कहते हैं हम। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब लीगल डेफिनेशन क्या है वो हम यहां पढ़ रहे हैं। कंपनी क्या है? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जैसे कि मैं और आप हूं, हम लोग पर्सन है, बट पर्सन कैसे है? नेचुरल पर्सन है, क्रिएटेड बाय नेचर। बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि इंसान बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? लॉ के थ्रू। इसलिए उसको हम लीगल डेफिनेशन बोलते हैं। और लीगल एंटिटी कंपनी को तभी मिलती है जबकि वो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाई जाए। तो फर्स्ट लाइन का आप समझे कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ, और क्या क्या होता है कंपनी के पास? हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए होती है भाई क्योंकि लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ये बनाई गई होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि वो बनी रहती है कुछ के जाने से,
या फिर कुछ के ना जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस ये परपेचुअल रहती है, मींस स्टेबल रहती है। इन दी सेंस हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल एक्सिस्टेंस कंपनी के पास रहता है। ओके, कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील। जैसे कि आपको बताया गया है कि कंपनी एक पर्सन है एंड आर्टिफिशियल पर्सन है। चलिए ठीक है, आप एक पर्सन हो, अगर आपको कहीं जाके अपनी छाप छोड़नी है, मतलब अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, आप क्या करते हो? नॉर्मली सिग्नेचर करते हो ना। ऐसे ही अगर कंपनी को करना पड़ा तो कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? कंपनी की एक अपनी एक सील होती है, कॉमन सील। तो कंपनी के सारे स्टैम्प्स पर, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर इसी सील को लिखते हैं, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे पीपल्स होते हैं। अब वो सारे पीपल्स एक साथ तो इकट्ठे साइन कर नहीं सकते। एंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड एज अ पर्सन को डिनोट करने के लिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है, जो कि कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर और कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर यही सील आपको स्टैम्प करनी होती है। तो कंपनी की डेफिनेशन समझे आप क्या? कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि कंपनी अपने खुद के बेसिस पर डिसीजन ले सकती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि आपको बताया गया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मालिक बन जाता है या फिर मर जाता है तो उसके बिजनेस बंद हो जाता है, पार्टनरशिप भी आपकी डिसोल्यूशन हो जाता है। बट कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है अगर आपके सारे मेंबर्स चले भी जाएं, क्योंकि कंपनी में सारे मेंबर्स, मैं आपको बता रहा हूं कि चले भी जाएं तो आपकी कंपनी बनी रहती है, कंपनी बंद नहीं होती। वो अलग केसेस होते हैं जिसमें कंपनी बंद होती है, बट नॉर्मल वे में किसी के आने से या किसी के जाने से कंपनी के बिजनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड अ कॉमन सील, आप कंपनी की डेफिनेशन समझ गए। एंड कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? जैसे कि आपको मालूम है कि कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पीपल, कंपनी है बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। और वो लोग कैसे जुड़े हुए होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोग डायरेक्टली भी जुड़े हुए होते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए होते हैं। तो कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी इज मैनेज्ड बाय बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप साइड में लिख भी सकते हैं, मैं यहां पर नहीं लिख पा रहा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑन बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स। अब भाई शेयर होल्डर्स क्या है? यहाँ पर तो एक नया वर्ड आया सीखने को मिला। पार्टनर्स देख लिया, बिजनेसमैन देख लिया, प्रोप्राइटर देख लिया, अब ये शेयर होल्डर हमको नया वर्ड सीखने को मिला। एक्चुअल में क्या होता है? कंपनी का बिजनेस किसके थ्रू चलता है? कंपनी की खुद की कैपिटल नहीं होती खुद के पास। कंपनी की खुद के पास कैपिटल अगर होती भी है तो वो लिमिटेड रहती है। कंपनी के मोस्टली बिजनेस किसके थ्रू चलते हैं? शेयर्स के थ्रू। अब शेयर क्या होता है? शेयर भी बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और आपको मैं डिटेल में ही बताऊंगा इसको, ठीक है? तो एक्चुअल में शेयर का मतलब क्या होता है? स्पेस भी तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है टुकड़ा या फिर हिस्सा। अगर कोई चीज अगर डिवाइड करने की बात होगी तो आप कहोगे इसमें मेरा शेयर इतना है, मुझे इतना शेयर चाहिए। तो शेयर का मतलब होता है टुकड़ा या फिर हिस्सा। इतनी चीज आप समझे? ओके। अब कंपनी के पास कैपिटल होती है। कैपिटल मींस दैट अमाउंट विच अ पर्सन इन्वेस्ट टू हिज बिजनेस। जो आपके बिजनेस में जो कि अमाउंट एंटर होती है, इन्वेस्ट होती है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब कंपनी क्या करती है? अपनी कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की टोटल कैपिटल कितने रुपए है? 1 लाख रुपए है। हालांकि बहुत कम बोलती है, इतने में तो रॉयल एनफील्ड भी नहीं आएगी, है ना? अगर किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है एंड कंपनी क्या करती है? उसको 1000 शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, ₹100 इंटू 1000। तो 1000 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। मैंने भी खरीद लिए किसी कंपनी के शेयर्स, आपने भी खरीद लिए, बहुत सारे लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। आप बोलते हो कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो एक्चुअल में आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो कंपनी के शेयर्स को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 के। तो कंपनी के पास कैपिटल भी आ गई, कहां से आ गई? पब्लिक से आई। आप समझते हो कि वो चला रहे हैं कंपनी, एक्चुअल में पैसा पब्लिक का लगा हुआ होता है। तो कंपनी के शेयर्स यहाँ पर बने और 1 लाख रुपए उनके पास कैपिटल आई। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, जो यानी कि ये शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। ओके, बट रियल ऑनर, जैसे कि आपको पता है कि शेयर्स कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है।
और पब्लिक तो मैनेजमेंट कर नहीं सकती, इसलिए मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी के पास अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। कंपनी के जो मालिक होते हैं यानी कि टॉप ऑफिसर्स, मालिक वही होगा जिसके पास 51% शेयर होंगे, मोर देन 51% शेयर, वही कंपनी का लीगल मालिक कहला जाएगा। अब कंपनी के जो मालिक होंगे यानी कि आपके शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी को ऑन करते हैं, ऑनर कंपनी के बोलते हैं, बट मैनेज वो नहीं कर सकते। मैनेज कौन करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर लीगली देखा जाए शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज द ऑनर ऑफ द कंपनी, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। समझ रहे हैं, कंपनी के ऑनर कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो यहां तक आप कंपनी के डेफिनेशन समझे होंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है एंड कॉमन सील होती है। उसके बाद कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। और उसके ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, यानी कि आप लोग, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं कंपनी में, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स परचेस करी हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे कि पिछले वीडियो से मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि कंपनी के जो फीचर्स हैं, एक्चुअली कंपनी के क्या, किसी भी टॉपिक के जो फीचर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स निकलती है। क्योंकि फीचर से ही आपको पता चलता है कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। जो चीज काम की है उसको मेरिट्स में डाल देना, और जो चीज काम की नहीं है डीमेरिट्स में डाल देना। अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो मेरे में कुछ अच्छाइयां होंगी तो आप उसको मेरिट्स में डाल दोगे, अगर मेरी कुछ बुराइयां होंगी तो आप उसको डीमेरिट्स में डाल दोगे। जैसे कि मैं अगर वीडियो बड़ा लंबा बना देता हूं, आपको बोर करता हूं, तो आपको कहोगे सर ये डीमेरिट्स है, गौरव सर की वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो वो मेरी डीमेरिट हो गई। बट डोंट वरी, आप जितना ही डीमेरिट में डाल देना, वीडियो कम से कम 20 मिनट की तो होगी ही होगी। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना जरूरी है। तो कंपनी का हम फीचर्स पढ़ेंगे, तो फीचर्स में बेसिकली हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं फीचर्स, ठीक है। तो बेसिकली फीचर्स में हम ये पॉइंट रखेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हम रखेंगे, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये भी रखेंगे, और कॉमन सील ये तो कम से कम रखेंगे। पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाई है ना, चलिए ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील, ये सारी चीजें कंपनी में आपको लिखनी पड़ेंगी। और कंपनी की फीचर्स में अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जो कि मैं आपको डेफिनेशन में बता ही चुका हूं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि विच इज क्रिएटेड बाय मैन, विच इज क्रिएटेड बाय मैन। अब किसी भी चीज से मान लो, फॉर एग्जांपल अगर ये चौक बनाया तो चौक किससे बनाया, चूने से बनाया, लेकिन बनाया किसने है, मैन ने। क्रिएटेड बाय मैन बाय चूना। अब चूना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं शायद, नेचुरल नॉलेज पता नहीं। लेकिन कंपनी किसके थ्रू बनती है, कंपनी बनती है आपके लॉ के थ्रू। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, हम ही नेचुरल हैं, जो कि हमें नेचर ने बनाया है तो हम नेचुरल हैं। कंपनी आर्टिफिशियल है क्योंकि इसको हमने बनाया है। एक चीज समझे कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकंड, सेपरेट एंटिटी, कंपनी की अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपनी खुद की एक पहचान होती है कंपनी की। अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी की खुद की पहचान कैसे होती है, आपने यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी ने आपको बनाया है और आप एक कंपनी को एक पर्सन की तरह कंसीडर कर रहे हैं, कंपनी को एक पर्सन की तरह कंसीडर कर रहे हैं, तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी होने से कंपनी को क्या फायदे होने वाले हैं, सबसे पहले तो ये फायदा होना चाहिए कि कंपनी अपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बाय इट्स ऑन नेम। ओके, और कंपनी क्या कर सकती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पर क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने खुद के नाम से, स्यू अदर्स, किसी पर मुकदमा कर सकती है, एंड कैन बी स्यूड, और कोई दूसरा पर्सन भी कंपनी पर मुकदमा कर सकता है। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी में एक एज अ पर्सन की तरह ही हम कंपनी को ट्रीट करेंगे, जो कि कंपनी अपने खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, और कोई कंपनी पर आप केस भी कर सकते हो और आप भी दूसरे पर केस कर सकते हो कंपनी के नाम से। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो कि आपको डेफिनेशन में बता चुका है कि किसी भी पर्सन के आने से या फिर ना जाने से कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सामने एक एग्जांपल दो कि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या फिर कंपनी की कोई मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग में क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो क्या कंपनी बंद हो गई,
नहीं, कंपनी के पास और मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे और कंपनी चलती रहेगी, है ना। तो कंपनी के पास अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको, रिलायंस ग्रुप अलग है और रिलायंस ग्रुप के मालिक अलग है। जैसे कि अनिल धीरूभाई अंबानी की अपनी अलग एक्सिस्टेंस है, अपनी अलग एंटिटी, और रिलायंस की अलग एंटिटी है। मींस कंपनी और कंपनी का मालिक एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी रखती है, और कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसलिए होता है कि किसी के जाने से और किसी के आने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी स्टार्ट किसने करी थी? अनिल अंबानी ने, फिर उसके बाद मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के बाद उनके बेटे आकाश अंबानी आएंगे, और भी कौन फैमिली में मेरे को नहीं पता, बट कंपनी चलती रहती है, किसी के जाने से या नहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी में एक मेरिट होता है, क्या? ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर्स। कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर आप कर सकते हो। ओके, एक और चीज आपने देखी होगी, कॉमन सील। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी के सील्स लगी रहती हैं और उसका स्टैंप लगा हुआ होता है। फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्म कैसे होती है? देखिए, कंपनी की फॉर्मेशन की अगर बात मैं बताऊं आपको, कि कंपनी का फॉर्मेशन एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कुल मिला के न्यूमरस रेगुलेशंस हैं इसमें, जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए इसका फॉर्मेशन कैसा है? फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपनी का फॉर्मेशन। ओके, जो कि हमने इसको डीमेरिट्स में डाला है। तो कंपनी का कॉम्प्लेक्स थोड़ा फॉर्मेशन है। कंट्रोल की बात करें तो कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि आपको बता ही चुका हूं, कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहीं से देख लो, कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का कंट्रोल करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइबिलिटी, जो कि आपको पहले टॉपिक से ही परेशान करती चली आ रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और जेएचएफ में भी और पार्टनरशिप में भी। लाइबिलिटी, आज के क्लास में आपको लाइबिलिटी का प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा। एक्चुअल में लाइबिलिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कि लाइबिलिटी के बारे में वो सारे डेब्ट्स जो कि आपको मार्केट के चुकाने होते हैं, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड थी, ठीक है ना, इसमें लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड। कंपनी में आपकी लाइबिलिटी रहने वाली है लिमिटेड। क्यों लिमिटेड रहने वाली है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और फिर पार्टनरशिप में आप खुद ही ओनर थे, और अगर कंपनी को या फिर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, तो सारे लॉसेस आपको खुद कवर करने पड़ते हैं, अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचकर। बट कंपनी में आप कहां तक लायबल हो? सिर्फ उतने रुपए तक जितने रुपए के आपने शेयर खरीदे हैं। अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और कंपनी को लॉस होता है, तो आपके कितने रुपए गए? 100 रुपए। आपको बाकी के मेंबर्स से कोई मतलब नहीं है। जितना आपका कंपनी में शेयर है, जितने आपके पैसे लगे हुए, आप उतने रुपए तक के लिए ही लायबल हो। आपको अपनी पर्सनल एसेट्स खरीद बेचने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी लॉस में चली गई और मैंने उस कंपनी में 10,000 रुपए के शेयर ले रखे हैं, तो मेरे को अपनी पर्सनल एसेट्स नहीं बेचनी पड़ेंगी, लाइक सोल ट्रेडर। परसेंट अब सोल ट्रेडर की 15% तरह यहाँ पे मेरे को लिखा अपने है। पर्सनल एसेट्स 36 नहीं बेचने पड़ेंगे। मैं वहीं तक लायबल हूँ, मेरी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है जहां तक मैंने कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर है कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है। तो आई थिंक आज की क्लास में आप लायबिलिटी का मतलब समझ में आए होगे कि लायबिलिटी कहाँ लिमिटेड है और कहां तक अनलिमिटेड। किन केस में लायबिलिटी में आपको पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ते हैं और किन में पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ते। तो आप कंपनी के फीचर्स समझ गए। अब कंपनी के फीचर्स के अकॉर्डिंग ही कंपनी में लायबिलिटी, सॉरी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम कंपनी के फीचर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मेरिट्स में क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो हमने यहीं से लिया, लिमिटेड लायबिलिटी। आप समझ गए होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है। कहां तक? जहां तक उन्होंने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। ओके, सेकंड वही पढ़ चुके, अब दोबारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी के किसी के आने से या किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कंपनी के आपने ये रखना है कि कंपनी के शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हमें निकाल और 1000 पे 750 रुपीज को एक्स्ट्रा 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे और मेरे को बाद में मजा नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा कि यार मैंने गलत इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, 10,000 रुपए के शेयर्स अपने हल्के बेच दूंगा स्टॉक एक्सचेंज में जाके, तो मेरे शेयर्स किसी और लोग को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि कंपनी, जैसे कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस में मैंने आपको बताया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस कंपनी में मेरिट क्यों है? इसकी वजह से है
क्योंकि कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए कंपनी बनी रहती है। अगर शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे तो कंपनी बनी नहीं रहेगी, इंसान के जाने से फर्क पड़ जाएगा। अगर मेरे पास शेयर्स हैं और मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पा रहा किसी को, और मेरे को अर्जेंट जाना ही है कंपनी से बाहर, तो कंपनी बंदी होगी। लेकिन मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ दूसरे पर्सन के नाम पर, तो वन हैंड टू अदर हैंड कंपनी के इंटरेस्ट और शेयर्स जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं और कंपनी चलती रहती है। हेलो स्टूडेंट्स, एक और लैटिन वर्ड कंपनी से में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ना कंपनी के पास लार्ज कैपिटल होती है। 40 क्योंकि चिल्ड्रन आपको सोल्ड पता है कि कंपनी के बताना पास कि लोगों से शेयर्स आने हैं, लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और लोग उसका आपकी कंपनी उसका में टोटल मार्क्स इन्वेस्ट करते हैं। टोटल तो मार्क्स आपके पास एक कैपिटल अच्छा होता है, तो कंपनी का फाइनेंस अच्छा होता है लार्ज स्केल पर, तो कंपनी के पास शेयर्स के थ्रू बड़ी लेवल के आप कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, बड़े लेवल के फंड्स को आप इकट्ठा कर सकते हो। एंड नेक्स्ट होता है डिवीजन ऑफ रिस्क। कंपनी में जो रिस्क है ना वो इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और रिस्क हो जाता है, यानी कि लॉस होता है, तो 1 लाख रुपए ही जाएंगे आपके। लेकिन यहाँ पर आपने रिस्क को क्या किया, डिवाइड कर दिया 100 रुपीज के 1000 शेयर्स में। अगर नुकसान होगा भी तो पर पर्सन को 100 रुपए का नुकसान होगा। अब वो बात अलग है कि एक ही पर्सन ने 5000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, यहाँ पर 50,000 के शेयर्स खरीद लिए, तो उसको नुकसान होगा। कुल मिला के आपका जो रिस्क है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो कंपनी में ये मेरिट्स होती है डिवीजन ऑफ रिस्क। आप समझ गए होंगे कौन कौन सी लिमिटेड लायबिलिटीज की लिमिटेड रहती है एज पर देयर शेयर्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देयर इज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस है ना कंपनी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के थ्रू कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस रह जाता है। लार्ज कैपिटल आप गैदर कर सकते हो, बड़े फंड्स इकट्ठे कर सकते हो फॉर व्हाट, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए और बाय द शेयर्स। ओके, एंड डिवीजन ऑफ रिस्क, कंपनी में आप डिवीजन ऑफ रिस्क कर सकते हो, क्योंकि अपने आप शेयर्स के थ्रू कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी डिवाइड कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट डिवाइड होगा तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कंपनी के डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स में क्या पढ़ना है भाई अपने को, डीमेरिट्स में पढ़ना है सबसे पहला फर्स्ट डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया था, कहाँ गया फॉर्मेशन वाला। कंपनी में न्यूमरस रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी में, इसलिए इसके फॉर्मेशन में काफी ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, पेपर वर्क बहुत होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी फॉर्म करना एक डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क इसलिए है क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, लेकिन इजी बहुत है। और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी ये कैसे फॉर्म होती है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि आपका है तो चैप्टर का ही पार्ट, लेकिन आप उसको एक अलग है तो चैप्टर का टॉपिक, बट उसको आप अलग चैप्टर करके कंसीडर करोगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कंपनी कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं वन का और कौन कौन से स्क्वायर उसके प्रोसीजर्स रहते हैं, वो सारे मैंने एक अलग से वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा, जो कि आगे बनाने वाला हूँ। फर्स्ट है नेक्स्ट 2 जीरो, अब यहाँ पे 4 जीरो है, प्रोप्राइटर कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और लाइक सोल प्रोप्राइटर कंपनी में कोई अकेला बंदा रहता नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप फ्री नहीं हो, आपको सारे लोगों को साथ लेकर करना पड़ता है। ये तो हमारा चल ही रहा था, बुलानी पड़ती है, आपको शेयर होल्डर्स से फीडबैक्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी डिसीजन पर जा सकते हो। इसलिए कंपनी में आपके डिसीजन मेकिंग में डिले होना स्वाभाविक है, ऑब्वियस, आपको डिले होगा ही। लेक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी में आप सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि कंपनी को हर साल अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिश कराने पड़ते हैं, किसके पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास, और आपको पब्लिकली भी अपने अकाउंट्स पब्लिश कराने पड़ते हैं। क्यों कराने पड़ते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप अपने अकाउंट्स पब्लिश करोगे, अपनी बैलेंस शीट्स वेब पर डालोगे, तभी उस बैलेंस शीट को देखकर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके शेयर्स खरीदेंगे। तो इसलिए लेक ऑफ सीक्रेसी नहीं हो पाता, कंपनी को अपने सारे अकाउंट्स और सारी पोजीशन पब्लिश करानी पड़ती है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब जैसा कि पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी का एक मेरिट होती थी कि आप उसमें आराम से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते थे और घटा भी सकते थे। बट जब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में ही डिले हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप नॉर्मल कंपनी के ऑपरेशन में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ले पाओगे। तो कंपनी में आप फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, एंड एक और है ऑलिगेरिक मैनेजमेंट। ऑलिगेरिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड मैनेजमेंट कंपनी में आपको क्या होता है कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि मैनेजमेंट एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर रखा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को कुछ मैनेजमेंट करने के लिए रखा हुआ है।
और वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है कि अपने खुद के फायदे के लिए कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बाहर होते हैं। मींस पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। लेकिन जो ग्रुप है उस ग्रुप ने क्या किया? उस ग्रुप ने कंपनी के बारे में सोचते हुए अपने खुद के फायदे में क्या बोलते हैं डिसीजन ले लिया, जो कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को टोटली नेगलेक्ट करता है। तो मीन शेयर होल्डर को उसमें नुकसान होगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि शेयर होल्डर को लगेगा कि भाई गलत कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि इनके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जा रहा, इन्होंने अपने फायदे के लिए कोई डिसीजन ले लिया, कोई ऑपरेशन कर लिया जिसके थ्रू शेयर होल्डर को लॉस होता है। और अगर कंटिन्यू लॉस होता रहता है तो शेयर होल्डर्स क्या समझते हैं कि आगे जाके कि हमें इस कंपनी में कोई फायदा नहीं है, और कंपनी वाले क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स इस कंपनी में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, अपना खींच लेंगे इन्वेस्टमेंट। इस वजह से ओलिगरिक मैनेजमेंट कंपनी की डीमेरिट है। तो आपने कंपनी के आज के टॉपिक में मेरिट्स पढ़ लिए, डीमेरिट्स पढ़ लिए, और कंपनी के फीचर्स भी पढ़े, और आपने कंपनी की डेफिनेशंस भी पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू शेयर्स। कंपनी के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और उसी वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम बहुत ही इजीली उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते चलिए। मैं आपको 30 सेकंड का यहाँ पर एक पॉज दे रहा हूँ, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।